गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन शुरू हो चुका है, यानी कि वो बुलेटिन जिसमें आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे अगले 1 घंटे में। जी हाँ, सुपर फास्ट अंदाज में भी हम आपको देश और दुनिया की तमाम वो खबरें बताएंगे और साथ ही ब्रेकिंग न्यूज भी आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। तो चलिए सबसे पहले खबर मेरठ से आपको बता दें, जहां पर एक स्क्रैप गोदाम में अचानक से आग लग गई और उसके बाद हड़कंप मच गया। लोग कुछ समझ पाते हैं उससे पहले आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन ये आग लगी कैसे और कितना नुकसान इस आगजनी में पहुंचा है, ये आपको इस रिपोर्ट में बता देते हैं। मेरठ में रद्दी के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और गोदाम आग के गोले में तब्दील हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद 8 गाड़ियों की मदद से आग बुझाने का काम शुरू हुआ। गोदाम की दीवार को गिराना पड़ा। घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। भीषण आग से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। ये थाना ब्रह्मपुरी माधवपुरम सेक्टर 4 में देवेश गोयल के एक कतरन का गोदाम था। इसमें आग लगी हुई थी। आग सूचना मिलने के पश्चात जनपद फायर सर्विस की कुल 8 गाड़ियां पहुंच करके आग को बुझा रही हैं और आग को कंट्रोल में कर लिया गया है। आग को कहीं फैलने नहीं दिया गया है और आग लगने के कारण और इस क्षति के बारे में अभी इसके अग्निशमन कार्य के बाद जानकारी की जाएगी। आग कैसे लगी इसके बारे में अभी पता नहीं लग सका है। जानकारी के मुताबिक गोदाम में तकरीबन 30 लाख का सामान था, जो कि आग की चपेट में आकर राख में तब्दील हो गया। बात राजस्थान की, जहां बीकानेर में 2 ट्रकों के बीच ऐसी टक्कर हो गई कि दोनों ही ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गए। जी हाँ, इस ट्रक में कितने लोग मौजूद थे और क्या कुछ हुआ वहां पर, इस रिपोर्ट में। राजस्थान के बीकानेर में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ 2 ट्रकों की आमने सामने से टक्कर हो गई और फिर देखते ही देखते दोनों ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। हाईवे पर दोनों तरफ से आवाजाही ठप हो गई। लंबा जाम लग गया। आग लगने की ये घटना बीकानेर के जामसर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 62 की है। आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। मौके पर मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। एक ट्रक बीकानेर की ओर से जबकि दूसरा जयपुर की ओर से आ रहा था। जोरदार टक्कर के बाद ट्रकों के केबिन में आग लग गई। आग इतनी जल्दी फैली कि ट्रक में बैठे 3 युवक बाहर नहीं निकल पाए। हालांकि पुलिस ने अभी तक मौतों की पुष्टि नहीं की है। आग के बाद नेशनल हाईवे पर दोनों तरफ जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। और अगली खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां पर लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया और दरअसल मामला शराब को लेकर के हुई छापेमारी से जुड़ा हुआ है। और इसमें एक नाबालिग की दरअसल भगदड़ में मौत हो गई थी और उसके बाद जो ग्रामीण थे वो उग्र हो गए। सवाल यह है कि ग्रामीणों को इतना गुस्सा क्यों आया, उन्होंने किया क्या और उसके बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया, इस रिपोर्ट में देखिए। ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है। थाने के पास खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई। अफरा तफरी मची है। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर की हैं, जहां के गरहा थाने के पास ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया और ये देखते ही देखते इतना उग्र हो गया कि मामला आगजनी तक पहुंच गया। दरअसल पुलिस की टीम शराब की सूचना के बाद छापेमारी की, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ में 15 साल का एक लड़का गड्ढे में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। नाबालिग लड़के की मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा। पहले नेशनल हाईवे जाम किया, फिर स्थानीय लोग थाने पहुंचे और हिंसक प्रदर्शन किया। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ओपी के बाहर जो वाहन खड़े थे और जो घास फूस की झोपड़ी थी, इस पर आग लगाने की कोशिश की गई है। जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। हम लोग लोगों के संपर्क में भी हैं। शव उनके परिवार वालों के साथ जो लोग हॉस्पिटल भेज दिया गया है, उसके संबंध में भी अगली कार्रवाई की जा रही है। प्रदर्शनकारी अपने साथ गिरफ्तार किए गए 2 लोगों को भी छुड़ा कर ले गए। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इस मामले में छानबीन शुरू कर चुकी है।
सोचिए, एक अकेली बच्ची और लिफ्ट बंद हो जाए, उसके बाद वो बच्ची बार बार अपने माता पिता को मदद के लिए बुलाती रहे, कैमरे की तरफ देखकर बार बार मदद के लिए गुहार लगाती रहे, तो कितना डरावना एहसास होगा। जी हाँ, ये 8 साल की बच्ची लिफ्ट में चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद के लिए लोगों को पुकारती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट में। बच्ची जोर जोर से उछल रही है, लिफ्ट के फर्श पर पैर पटक रही है, चीख रही है, कैमरे के सामने हाथ जोड़ती है, खुद को बाहर निकालने की गुहार लगाती है, लिफ्ट के दरवाजों को धकेलकर खोलने की कोशिश करती है, बचाने के लिए खूब चिल्लाती है। और ये सब करीब 20 मिनट तक चलता रहता है, जब तक कि बच्ची बाहर नहीं निकल जाती है। रूह कंपा देने वाला ये वीडियो यूपी की राजधानी लखनऊ का है, जहां एक स्कूली बच्ची लिफ्ट में फंस गई। करीब 20 मिनट तक मासूम लिफ्ट में फंसी रही। वो कभी लिफ्ट में लगे कैमरे की तरफ हाथ जोड़कर खुद को बाहर निकालने की गुहार लगाती, तो कभी अपने पैर से लिफ्ट गेट पर किक मारती। जब बच्ची का रेस्क्यू किया गया, तब वो बहुत घबराई हुई थी। दरअसल घटना लखनऊ के थाना गुंडबा के जनेश्वर अपार्टमेंट की है। यहाँ 8 साल की ये बच्ची स्कूल से वापस घर आ रही थी। अपने फ्लोर पर जाने के लिए ये लिफ्ट में चढ़ी, लेकिन बत्ती गुल होने की वजह से लिफ्ट में फंस गई। ये कोई पहला वाकया नहीं है, आए दिन लिफ्ट का एक्सीडेंट हो रहा है। लोग लिफ्ट में फंस रहे हैं, लेकिन लिफ्ट के रख रखाव में हो रही लापरवाही बदस्तूर जारी है। और अगली खबर सिक्किम से है, जहां पर बेहद डरावनी तस्वीर आई है। फ्लैश फ्लड की वजह से वहां पर जमकर तबाही मची। जी हाँ, फ्लैश फ्लड की वजह से तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया और उसके बाद इसकी चपेट में न सिर्फ हमारे जवान बल्कि स्थानीय लोग भी आ गए, जिनको तलाशा जा रहा है। देखिए वहां पर क्या भी हालात बने हुए इस रिपोर्ट में। सैलाब की इन खौफनाक तस्वीरों को देखिए। जहां तक नजर जाएगी वहां तक पानी ही पानी नजर आएगा। पानी के इस प्रहार के आगे सब कुछ बौना साबित दिखा। कई जगहों पर सड़कें बह गई, कई जगहों पर पुलिया बह गए, और जो बचे वो आधे अधूरे नजर आए। उत्तरी सिक्किम में बुधवार को बड़ा हादसा हुआ। यहाँ लोहनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में जबरदस्त बाढ़ आ गई। इस दौरान सेना के 23 जवान भी लापता हो गए। इन जवानों की तलाश में भारी बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल एक जवान को बचा लिया गया, बाकी 22 की तलाश अभी भी जारी है। फ्लैश फ्लड के कारण 49 लोग लापता हैं, जिसमें सेना के 22 जवान शामिल हैं। सेना के जवान और डिजास्टर टीम की नॉन स्टॉप ऑपरेशन जारी है। कई लोगों के घर और गाड़ियां कीचड़ में डूब गए हैं। भारी बारिश और बाढ़ से सिक्किम के अधिकांश जिलों में तबाही मची है। सड़कें, बांध, पुल सभी को भारी नुकसान हुआ है। और बात अब उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। माफियाओं के अलावा जो लोग जो अवैध कब्जा कर रहे हैं, उनको भी बुलडोजर एक्शन का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, यूपी सरकार लगातार यही एक्शन ले रही है। जितने भी लोगों ने अवैध तरीके से अतिक्रमण किया है, उन पर जबरदस्त तरीके से कार्रवाई की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। देखिए इन तस्वीरों को। अब इनक्रोचमेंट करने वालों की खैर नहीं। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमणकारियों पर तेजी से कार्रवाई जारी है। इसी कार्रवाई की एक बानगी है बुलडोजर की ये तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक बार फिर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को कई जेसीबी के माध्यम से तोड़ करके हटाया गया। इसके लिए बड़ी तैयारी की गई थी। कई थानों की पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। अब तक 1 दर्जन से अधिक दुकानों और मकानों को तोड़कर अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। कुल 47 दुकानें चिन्हित हुई थी। उसमें से 25 मामले जो थे वो आइडेंटिफाई होके आए थे, जिनमें अतिक्रमण बिल्कुल स्पष्ट रूप से इंगित हुआ था। तो उस पे कार्रवाई हुई है और निरंतर जो अलग अलग गाटे हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, उस पे ये कार्रवाई अभी चलाते रहेंगे। अब यूपी के ही बहराइच की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ भी अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। नेशनल हाईवे किनारे हुए अतिक्रमण को बुलडोजर के जरिए गिराया गया। इस कार्रवाई के लिए स्थानीय राजस्व और पुलिस टीम ने बड़ी तैयारी की थी।
बहराइच के कैसरगंज में इस कार्रवाई के कारण अतिक्रमणकारियों में डर दहशत का माहौल देखा गया। उत्तर प्रदेश में जब से योगी राज है तब से माफिया राज पूरी तरह से खत्म है और उसकी शामत एक तरीके से आ चुकी है। अब यूपी में एक नया ऑपरेशन चलाया जाएगा जिससे अपराधियों का खात्मा तय है। तो कौन सा वो ऑपरेशन है जिसके जरिए माफियाओं को खत्म किया जाएगा, कैसे खत्म होगा माफिया राज, ये सब कुछ जानने के लिए रिपोर्ट को देखिए आप। ऑपरेशन माफिया चलाकर सीएम योगी उन्हें नेस्त नाबूद करने की कार्रवाई कर रहे हैं। कुरकर और बुलडोजर चलाकर यूपी पुलिस अपराध से अर्जित संपत्तियों को तहस नहस कर रही है। लेकिन प्रयागराज पुलिस इससे भी एक कदम आगे निकल गई है। ऑपरेशन जिराफ के जरिए अब तो बचे हुए माफिया और अपराधियों के अवैध कब्जे का पता लगाएगी और उसे कब्जा मुक्त कराएगी। साथ ही उन शूटरों और गैंगस्टर का पता लगाएगी जो माफियाओं के इशारों पर किसी भी वारदात को अंजाम देते हैं। ऑपरेशन जिराफ के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें एक टीम गंगानगर में काम करेगी, तो वहीं दूसरी टीम यमुनानगर में और तीसरी टीम शहर में काम करेगी। ऑपरेशन जिराफ की टीम का नेतृत्व तीनों जोन के डीसीपी कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन जिराफ पूरी तरह से शुरू हो चुका है और इसी ऑपरेशन के तहत माफिया अतीक की कई बेनामी प्रॉपर्टी भी चिन्हित की गई है। मतलब साफ है कि यूपी में अब गुंडों की एक नहीं चलने वाली। और इसी कड़ी में आज गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है, जिसमें माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ सुनवाई होनी है। ये मामला 2009 में हुए कपिल देव सिंह हत्या से जुड़ा है। और उत्तराखंड सरकार बहुत जल्द यूसीसी लाने की तैयारी कर रही है और इसी सिलसिले में कल पुष्कर सिंह धामी गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में आकर के उन्होंने मुलाकात की। तो इस मुलाकात में और कौन कौन लोग मौजूद रहे, क्या बातें हुई इस बैठक में, ये सब कुछ जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इसी मुद्दे पर बुधवार रात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। इस बैठक में यूसीसी समिति के अध्यक्ष रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद भी मौजूद रहीं। इसके अलावा तुषार मेहता, गृह सचिव अजय भल्ला भी इस बैठक में शामिल रहे। सूत्रों की माने तो अक्टूबर के आखिरी सप्ताह या नवंबर के पहले हफ्ते में यूसीसी कमेटी उत्तराखंड सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। इस तरह समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। धामी सरकार यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट पहले से ही तैयार कर चुकी है। क्या है यूसीसी? यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब एक देश एक कानून है। दरअसल देश में अभी तक तलाक, शादी, गोद लेने के नियम, उत्तराधिकारी संपत्तियों से जुड़े मामलों के अलग अलग कानून हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद सभी के लिए एक कानून होगा, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। इसके लिए एक समिति बनाई गई थी। समिति ने लोगों से सुझाव मांगने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया था। इसमें लाखों सुझाव मिले थे। माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में इसी मसौदे पर चर्चा हुई है। खालिस्तानी और आतंकवादी गतिविधियों के साथ साथ गैंगस्टर्स पर भी सख्त एक्शन को लेकर एक बड़ी बैठक आज होने वाली है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। जी हाँ, अब सवाल यह है कि कहां पर ये बैठक होने वाली है, कब ये बैठक होगी, इसकी शुरुआत कब होगी, कौन कौन लोग इसमें शिरकत करेंगे, देखिए रिपोर्ट। खालिस्तानियों का होगा खात्मा, आतंकियों की आएगी आफत, गैंगस्टरों की अब खैर नहीं, क्योंकि आज होने जा रहा है एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2023। जी हां, यही वो कार्यक्रम है जिसमें आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करने वाले हैं। ये कार्यक्रम एनआईए की तरफ से आयोजित होने जा रहा है, जिसमें गृह मंत्री के अलावा एनआईए चीफ, आईबी चीफ, रॉ चीफ सहित राज्यों के एटीएस चीफ शामिल होंगे। मीटिंग की खास बात यह है कि इस दौरान आईबी, एनआईए और एटीएस आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ आतंकी गतिविधियों से जुड़ी जानकारी साझा करेंगे। बता दें कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य खालिस्तानियों का सफाया है। जी हां, इस बैठक में विदेशी धरती से खालिस्तानी आतंकवादी और गैंगस्टर के गठजोड़ के खिलाफ कार्रवाई करने की रणनीति तैयार की जाएगी। ये मीटिंग दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित सुषमा स्वराज भवन में होगा, जिसे गृह मंत्री अमित शाह 11 बजे संबोधित करेंगे।
बता दें कि ये बैठक ऐसे वक्त में होने जा रही है जब खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा और इंडिया आमने सामने हैं। तो दिल्ली शराब घोटाले की जांच की आज जो है वो अब संजय सिंह तक जा पहुंची है और कल हुई गिरफ्तारी के बाद आज संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब ईडी इसके बाद आगे की पूछताछ के लिए रिमांड की मांग भी कर सकती है, लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों हुई, क्या वजह इसकी रही, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय आज संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बाद वो संजय सिंह की रिमांड की मांग कर सकती है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को उनके घर से बुधवार शाम गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक संजय सिंह का नाम सरकारी गवाह बने आरोपी दिनेश अरोड़ा से पूछताछ में सामने आया है। ईडी के मुताबिक दिनेश अरोड़ा की मनीष सिसोदिया से पहली मुलाकात संजय सिंह ने ही करवाई थी। हालांकि गिरफ्तारी से पहले एक बार फिर संजय सिंह ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। संजय सिंह के खिलाफ ईडी की कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब 2 दिन पहले ही कोर्ट ने इस मामले के आरोपियों दिनेश अरोड़ा और राघव मंगोटा को सरकारी गवाह बनने की मंजूरी दी है। बता दें कि इसी साल 26 फरवरी को पहले पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। फिर 16 अप्रैल को खुद अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ हुई थी और अब संजय सिंह की इस गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बुरी तरह से फंसती नजर आ रही है। माना जा रहा है कि शराब घोटाले की जांच में अभी आम आदमी पार्टी के और भी कुछ बड़े नेता ईडी की रडार पर हैं। और देखिए, दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी की क्या हुई, जमकर सियासी बवाल भी मच गया है। जो विपक्षी दल है इसे मोदी सरकार की साजिश करार दे रहे हैं और इस पे बीजेपी कह रही है जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन करने वाली है संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के। देखिए रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में हैं। इस गिरफ्तारी के बाद से राजनीति भी बेहद तेज है। आज आम आदमी पार्टी इस गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी दफ्तर के बाहर सुबह 11 बजे प्रदर्शन करेगी। वहीं बीजेपी के सांसद और विधायक भी सुबह 11 बजे राजघाट जाएंगे। इन सब के बीच इस गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्म है। राजनीतिक दलों के बीच में जुबानी जंग तेज है। कितने अफसर इसमें लगे, लेकिन एक नया पैसा, एक फूटी कौड़ी आज तक बरामद नहीं हुई। ये दिखाता है कि ये घोटाला नहीं, ये कोई अनियमितताओं का केस नहीं, राजनीति से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के चुनाव हारने जा रही है, उस हार को सामने देख डरी हुई है, घबराई हुई है। करने वाला, अपराध करने वाला चाहे कितना भी सयाना हो, उसको एक दिन उसकी सजा मिलती है। आज दिल्ली की वो सारी बहनें, वो सारी माताएं जिनके घरों के आगे शराब की दुकान खोलने के लिए, जिनके बच्चों को शराबी बनाने के लिए दिल्ली की सरकार ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा था, उन सभी माताओं की हाय तो आज लगी गई। मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलेगा, सवाल पूछेगा, जनता की आवाज को उठाओगे तो वहां आपको दबाने की कोशिश होगी, आपको बदनाम करने का कोशिश किया जाएगा, आपकी आवाज को बंद करने का प्रयास किया जाएगा। सूत्रों से पता चला है कि ईडी की पूछताछ के दौरान संजय सिंह सहयोग नहीं कर रहे थे, घोटाले से जुड़े तथ्य छिपा रहे थे, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे आपको दिखाएंगे खबरें बिल्कुल झटपट अंदाज में, लेकिन फिलहाल बात करते हैं भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय कद की, क्योंकि तमाम विश्व के जो अलग अलग देश हैं उनके साथ भारत के जो संबंध है वो अलग ही लेवल पर है, लेकिन रूस के साथ जो पिछले कई दशकों में संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ हुए हैं उसकी बात ही अलग है। जी हाँ, और ये बॉन्डिंग एक बार फिर से देखने को मिली है जब राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर ये तारीफ किस बात को लेकर की गई है, तो देखिए ये रिपोर्ट। न तो ये दोस्ती आज की है, न ही भारत और रूस के बीच का दोस्ताना। ये दोस्ती दशकों पुरानी है। जब जब दोनों देशों के बीच रिश्ते पर सवाल उठते हैं, तब तब कुछ ऐसा होता है
जिससे दोनों देशों के बीच के रिश्तों में नई गर्माहट आ जाती है। और इस बार इसकी वजह बनी है राष्ट्रपति पुतिन की वो बातें जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की है। सुनिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या कहा है। Very good and positive relations with Prime Minister Modi. He's a very wise man, and India has been making great strides in its development under his leadership. राष्ट्रपति पुतिन ने दोनों देशों के बीच की ऐतिहासिक दोस्ती की जमकर प्रशंसा की। दरअसल RT न्यूज प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए एक वीडियो के मुताबिक रूस ने वित्तीय सुरक्षा और साइबर अपराध के खिलाफ जारी लड़ाई में भारत का साथ देने का संकेत भी दिया। Fully meets the interests of both India and Russia to work on this agenda. So make no mistake, we will move toward these results and we will achieve them. इससे पहले व्लादिमीर पुतिन ने पिछले महीने 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करने के दौरान भी मेड इन इंडिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की थी। अब पुतिन का ये बयान भारत में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान घोषणा पत्र को अपनाने के बाद आया है, जिसमें भारत की तरफ से यूक्रेन में चल रहे संघर्ष में शांति स्थापित करने का आह्वान तो किया गया, लेकिन इसका दोष रूस पर नहीं मढ़ा गया। और टीम इंडिया के स्टार बैट्समैन शिखर धवन का उनकी वाइफ आयशा मुखर्जी के साथ डिवोर्स हो चुका है। और कोर्ट के अंदर कोर्ट ने माना कि आयशा मुखर्जी ने शिखर धवन को मानसिक क्रूरता दी, उनके साथ उन्हें मेंटली टॉर्चर किया। इसके अलावा कोर्ट रूम में और क्या हुआ, कोर्ट ने क्या कहा, रिपोर्ट देखिए। टीम इंडिया के स्टार प्लेयर और ओपनर शिखर धवन और उसकी पत्नी आयशा मुखर्जी के बीच तलाक हो गया है। दिल्ली में पटियाला हाउस परिसर में स्थित फैमिली कोर्ट ने शिखर धवन के तलाक की मंजूरी दे दी है। साथ ही कोर्ट ने माना कि शिखर धवन की पत्नी ने धवन को अपने इकलौते बेटे से कई साल तक अलग रहने के लिए मजबूर करके मानसिक पीड़ा दी है। फैमिली कोर्ट के जज हरीश कुमार ने तलाक याचिका में धवन द्वारा अपनी पत्नी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार किया। फैमिली कोर्ट ने कहा कि धवन की पत्नी ने या तो उक्त आरोपों का विरोध नहीं किया या खुद का बचाव करने में विफल रही। कोर्ट ने धवन को भारत और ऑस्ट्रेलिया में उचित अवधि के लिए अपने बेटे से मिलने और उसके साथ वीडियो कॉल पर बातचीत करने का अधिकार दिया। कोर्ट ने धवन की पत्नी आयशा को शैक्षणिक कैलेंडर के दौरान स्कूल की छुट्टियों की कम से कम आधी अवधि के लिए बच्चे को धवन और उसके परिवार के सदस्यों के साथ रात भर रहने सहित मुलाकात के उद्देश्य से भारत लाने का आदेश दिया।